अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी की जो लेक्चर सीरीज़ है उसका आज हमारा ये पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम चंद एक बुनियादी बातें सीखेंगे, जिसमें अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें हमने जैसे डिस्कस किया था कि पहले चंद लेक्चर जो हैं वो प्रीलिमिनरीज में होंगे। ठीक है, कुछ बुनियादी बातें जो आगे हमने कोर्स में यूज़ करनी है पहले उनको सीख लेंगे। तो जिसमें आपके पास फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसको सीखेंगे, फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स भी कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ नंबर थ्योरी से कुछ बुनियादी बातें वो भी सीखेंगे, जिसमें आपके पास बेसिक जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो आ जाता है, जीसीडी क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होता है। सो इसी तरह की चंद एक बातें मोस्ट प्रोबेबली पहले 3 या 4 लेक्चर जो है उसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद हम अपना कोर्स जो है वो प्रॉपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में भी हम जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बारे में अगर आप मेरे से वन लाइनर पूछें तो इसका आंसर ये होगा कि फंक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। कोई भी दो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी, उनके दरमियान अगर एक खास तरह का रिलेशन डिफाइन कर दिया जाए तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और यानी कि किसी भी रिलेशन पर अगर आप एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन कौन सी है वो अभी हम सीखेंगे। ठीक हो गया। सो इसी तरह फंक्शन को आप और भी कई वे से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप इसको रफली स्पीकिंग ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। ये मशीन की तरह काम करता है, जैसे मशीन को आप इनपुट देते हैं वो उस पर काम करती है और रिजल्ट में हमें आउटपुट देती है। सेम इज द केस विद फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिक्स में फंक्शन को आप कुछ इनपुट वैल्यूज देते हैं, वो उस पर प्रोसेस करता है और रिजल्ट में हमें आउटपुट देता है। ठीक है, या फिर फंक्शन को आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर। किसी एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंस को भी फंक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम जो डेफिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे वो जिसको हम रिलेशन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, खास तरह का रिलेशन जैसे अभी मैंने बात की है। सो आई अज्यूम कि रिलेशन जो है वो आपको आता होगा, लेकिन अगर नहीं भी आता तो उसको जरा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट्स से जी एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई ये दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है। हम चाहते हैं इनके दरमियान कोई रिलेशन डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है, रिलेशन को अगर हम आर से डिनोट करें तो ये बेसिकली एक्स क्रॉस वाई का सबसेट होता है। एक्स और वाई का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए, उसका कोई भी सबसेट हम ले लें, ठीक है ना, उसका कोई भी सबसेट ले लें, वो एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, फर्ज करें आप x में हमारे पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। x जिस सेट को डिनोट कर रहा है उसमें m एलिमेंट्स हैं और y जिस सेट को डिनोट कर रहा है उसमें मिसाल के तौर पर उसमें n एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है अगर इसमें m है इसमें n है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे, यानी कि x क्रॉस y की जो कार्डिनैलिटी है वो आ जाएगी m टाइम्स n। ठीक है, इस सेट की कार्डिनैलिटी आएगी जी m टाइम्स n। तो अब इसके टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं, ये भी एक फार्मूला हमारे पास होता है 2m टाइम्स n। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप किसी भी सेट पर, किसी दो सेट पर जब रिलेशन को डिफाइन करते हैं, पहले की अगर कार्डिनैलिटी m है दूसरे की n है, टोटल हम 2m रिलेशन जो है वो उन पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन रिलेशन में से कितने फंक्शन होंगे, ये जो बहस है ये थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चल जाती है, इसको हम फिर इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि बेसिकली जो रिलेशन होता है वो दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक हो गया। देखिए अगर हम इसको थोड़ा डीपली देखें तो एक्स क्रॉस वाई में एलिमेंट्स कैसे होते हैं। एक्स क्रॉस वाई जो है इसमें एलिमेंट्स बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। जैसे फर्स्ट करें जी एक्स वाई, कोई भी एक रेंडमली एलिमेंट हमने पकड़ा एक्स क्रॉस वाई से। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है एक्स, वो इस एक्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि सॉरी डिनोट नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग करता है, और ये जो वाई है ये वाई से बिलोंग करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक्स क्रॉस वाई के जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में, ये दोनों सेट्स के एलिमेंट को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, आपस में इनको एक दूसरे के साथ असाइन कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है एक्स वाई जो है वो एक्स पर असाइन किया गया है। ठीक हो गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जी फंक्शन, जो एक्स क्रॉस वाई का सबसेट है आर, ये बेसिकली रिलेशन होता है। ठीक है, दो सेट को किसी पर्टिकुलर वे में आपस में रिलेट कर देता है। ठीक हो गया, अब आते हैं फंक्शन पर। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक्स और वाई फर्स्ट करें कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं
फंक्शन बेसिकली एक रूल होता है, ठीक है, खास तरह का रूल होता है विच असाइंस यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y टू ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x। जो अभी मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में रिस्ट्रिक्शंस की बात की थी, वो दो रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली। एक यहाँ पर लिखी गई है जी यूनिक एलिमेंट, और दूसरी लिखी गई है टू ईच एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जो पहला सेट है x से y में हम बेसिकली डिफाइन करना चाह रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है f बेसिकली फंक्शन होगा x से y में, इस वे में हम इसको डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। या समटाइम इसको यूं भी लिख लिया जाता है एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना। तो अब देखें पहला जो सेट है x, उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मैप्स विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। देखें यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, तो पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स सेकंड सेट के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ मिलने चाहिए, असाइन होने चाहिए, ठीक है। तो देन हम इसको कहेंगे जी f जो है, f से इसको डिनोट करते हैं आमतौर पर, f फंक्शन है x से y में। इसको लिखने का तरीका ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, या समटाइम इसको यूं भी लिख लिया जाता है क्योंकि ये फंक्शन जो है रिलेशन होता है। ये देखना, ये नोटेशन अभी हमने ऊपर यूज़ की थी एक्स वाई की, वही हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन कोर्स में हम यही यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर y जो है वो ऑब्वियसली इस y से बिलोंग कर रहा है, x जो है वो इस x से बिलोंग कर रहा है। x को हम कहते हैं इनपुट, जैसे अभी मैंने बात की थी ना मशीन की, तो x जब हम इसको इनपुट देते हैं और रिजल्ट में f इस पर अप्लाई होता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, और रिजल्ट में हमें जो y है ये आउटपुट मिल जाती है, ठीक हो गया। हम x को इनपुट कहेंगे, y को आउटपुट कहेंगे। इसके अलावा बेसिकली x जो है एक वेरिएबल है ना, तो ये होता है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ऑन दी अदर साइड y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि वो x पे डिपेंड करता है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट से ही y की वैल्यू आएगी ना, x जो पुट करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक हो गया। अब ऊपर हमने जितनी भी अभी तक बहस की है, डिस्कशन की है, इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें इन दो कंडीशंस को, एक यूनिक एलिमेंट वाली और दूसरी ईच एलिमेंट वाली, वो कुछ इस वे में हम लिख सकते हैं। ओके देखें जी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, अभी हमने ऊपर बात की थी x के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू y, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू y। कोई एक इसका एलिमेंट होना चाहिए कि हम उसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। ये किस बात को डिनोट कर रहा है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, यानी कि x के हर एलिमेंट के लिए y का कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट होना चाहिए कि उसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। इसी तरह हम एक और वे में भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, x का हर एलिमेंट लिया जाए और y के कोई दो एलिमेंट्स ले लें, लेट्स से y1 और y2। अगर ये दो ऑर्डर पेयर f से बिलोंग करते हैं, xy1 और xy2, अगर ये दो ऑर्डर पेयर फंक्शन से बिलोंग करते हैं, देन y1 मस्ट बी इक्वल टू y2, ठीक है। देन y1 जो है वो y2 के लाजमी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? देखें ना, अगर तो y1 इक्वल टू y2 नहीं है तो फिर ये बेसिकली फंक्शन ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता वो भी देख लें। x जो है एट द सेम टाइम y1 से भी मिल रहा है और y2 से भी मिल रहा है, लेकिन हमने ऊपर क्या बात की थी? यूनिक एलिमेंट से मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी रिलेशन के दरमियान, तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। इस f में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, बेसिकली f में ऑर्डर पेयर ही पड़े हुए हैं ना, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सभी के सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ सेकंड सेट का एक एलिमेंट ही आएगा, ठीक है। या इसी कंडीशन का हम इस तरह भी लिख देते हैं, जिसको वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है, वेल डिफाइंडनेस। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x जो पहला सेट है, अच्छा बेसिकली पहला सेट होता है, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, और सेकंड सेट को कहते हैं को डोमेन। लेकिन सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं उनको कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इधर आते हैं दोबारा, x के हर दो एलिमेंट्स के लिए अगर वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं यानी कि सेम है, तो उनके इमेजेस भी सेम होने चाहिए, ठीक है ना। देखिए ना, इधर पहले एलिमेंट आपस में इक्वल थे ना, x1 इज इक्वल टू x, मतलब सॉरी x इज इक्वल टू x, बेसिकली सेम है, तो उनके जो इमेजेस हैं y1 और y2 वो भी सेम है, ठीक है ना। उसी को एक और वे में ये लिख दिया गया, ठीक हो गया। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी ये वाली लिखी हुई है, ये बेसिकली आपके पास अगर आगे शायद आपने डिस्कस पहले पढ़ा हो, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है।
ग्राफिकली किसी कर्व को देखना हो ये फंक्शन है या नहीं, तो उसके लिए ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट की मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, उसको भी अभी आगे देखते हैं वो क्या चीज़ है। देखें दोबारा इसको देखें, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू x, फर्स्ट सेट के हर दो एलिमेंट्स के लिए अगर वो दोनों इक्वल हैं, x1 इज इक्वल टू x2, तो उनके इमेजेस भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम उस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे, और रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। सो अब आ जाते हैं जी, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट को। इसको अरेज कर देते हैं। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो हमारे पास होता है, फर्स्ट करें जी, आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है, एक हॉरिजॉन्टल है, इसको एक्स से डिनोट कर दिया जाता है, तो दूसरी वर्टिकल है, उसको हम वाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एक्स से वाई में फंक्शन है, इस तरह उधर भी देख सकते हैं, ये वैल्यूज हैं, ये तमाम की तमाम इनपुट्स हैं, और जो वाई के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही हैं वो आउटपुट्स हैं। ठीक हो गया। मतलब ये सारी वैल्यूज है ना, जैसे x1 x2 इसको जैसे भी डिनोट करें, इस तरीके से ये y वाली वैल्यूज है। अगर फर्ज करें ये मैं y1 कह देता हूँ इसको, समवेयर ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा जी x1 x1 y1। पहली वैल्यू वो इनपुट है, दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो y के कोरस्पॉन्डिंग वो आउटपुट है। ठीक है, बेसिकली फंक्शन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो अब मैं बात करना चाह रहा था वर्टिकल लाइन टेस्ट की। फर्स्ट करें, आपके पास कोई एक कर्व गिवन है, ग्राफ, और आप देखना चाहते हैं ग्राफ को देख के कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट है। मैथमेटिकली तो ये जो है कंडीशंस है ना, लेकिन अगर आप ग्राफिकली देखना चाहें तो फर्स्ट करें जी, मेरे पास एक कर्व है ये वाली, लेट्स से दिस वन। ठीक है, अब इसकी तरफ आ जाए। वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली ये होता है कि आप एक्स एक्सिस पर थ्रू आउट -∞ से +∞ तक कहीं भी आप वर्टिकल लाइन अगर ड्रा करते हैं तो वो फंक्शन के ग्राफ पर एट मोस्ट 1 पॉइंट पर टच करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इस केस में आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें, मतलब जितनी मर्जी आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं वो फंक्शन की जो ग्राफ है फंक्शन का उस पर 1 पॉइंट पर टच कर रही है। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ हमें दिया गया है, ठीक है, ये जो कर्व दी गई है ये बेसिकली फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह किसी भी कर्व को आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये चेक कर सकते हैं इधर दिस इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन और नॉट। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से जी आपके पास अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक और फंक्शन गिवन है। फर्स्ट करें जी, फंक्शन नहीं कहेंगे इसको, ग्राफ गिवन है, सर्कल है बेसिकली। सो अब आप इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करना चाहते हैं, कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले, इधर करेंगे तो वो तो ऑफ कोर्स कहीं भी टच नहीं करेगी। अगर आप इधर टच करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन ड्रा, तो ये क्या होता है, एक इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास 2 आउटपुट आ रही है, एक ये आउटपुट आ रही है और इसी इनपुट के अगेंस्ट एक ये भी आउटपुट आ रही है, जो कि हमारी इस डेफिनेशन को निगेट करती है। ठीक है, यानी कि एक एक्स के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 वाइज आ रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि 2 वाइज नहीं आने चाहिए, वो जो भी 2 हैं वो आपस में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो ग्राफ आपके पास गिवन है इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। सो आई थिंक फंक्शन के बारे में आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं आगे फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं मजीद। अंडर दीज रेस्ट्रिक्शंस, इन रेस्ट्रिक्शंस के होते हुए हम कुछ इसमें तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ और नाम दिए गए हैं, उसको अब देखते हैं जरा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन की टाइप है दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बेसिकली कोई भी आपका फंक्शन गिवन है आपके पास f फ्रॉम x to y
इसको इंजेक्टिव किस सूरत कहेंगे, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव देयर डिस्टिंक्ट इमेजेस, एक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली अगर आप देखना चाहते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट डोमेन में इक्वल नहीं है, दो कोई भी आप डिफरेंट एलिमेंट्स लें, उनके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अगेंस्ट उनके जो इमेजेस हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। या फिर इसको आप इक्विवेलेंटली, ये भी एक डेफिनेशन है मैथमेटिकली, किसी भी दो एलिमेंट्स के अगर इमेजेस सेम है ना, तो वो दो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू उसी सूरत होगा जब एक्स वन और एक्स टू आपस में सेम होंगे, ठीक है। ये एक फंक्शन, इसकी डेफिनेशन इंजेक्टिव फंक्शन की। कोई भी आपके पास अगर फंक्शन गिवन है तो आप इजीली ये डेफिनेशन लगा के आप उसको प्रूव कर सकते हैं ये इंजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। उसकी डोमेन से सिंपली आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं जो आपस में इक्वल नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है जो भी फंक्शन गिवन है, उसके बाद अगर तो आपस में उनके जो इमेजेस हैं वो सेम नहीं आते तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये इंजेक्टिव है। अदरवाइज वो कोई भी और हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है या सिंपल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की टाइप है दैट इज सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक हो गया। सब्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ये लाइन लिखी थी ईच वाई बिलोंग्स टू वाई, वाई के हर एलिमेंट के लिए। फंक्शन के डेफिनेशन में क्या था, एक्स के हर एलिमेंट के लिए वाई का होना चाहिए, लेकिन इसमें यह जी वाई के हर एलिमेंट के लिए आपके पास कोई ना कोई एक एक्स आना चाहिए कि आप उसको वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकें, ठीक है। मतलब अगर आप देखें ना रफली स्पीकिंग तो फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी उलट थी, ऑपोजिट थी इससे। उसमें क्या था कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए वाई का एक आना चाहिए, ठीक है। इसमें यह है कि वाई के हर एलिमेंट के लिए एक्स का कोई ऐसा एलिमेंट आना चाहिए कि हम उसको वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। यानी कि जो वाई जो है बेसिकली कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। कोडोमेन यानी कि वाई के तमाम एलिमेंट्स जो है उनके लिए एक्स का कोई ऐसा एलिमेंट लाजमी मिल जाना चाहिए कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस वे में हम लिख सकें इसको, ठीक है। अब अगेन कोई भी फंक्शन है आप उसको प्रूव करना चाहते हैं ये सब्जेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वाई से एलिमेंट कोई रैंडमली लेना है, आपने ये देखना है कि बेसिकली हमारा मकसद उसमें ये होगा कि वाई के एलिमेंट के लिए हम एक्स का कोई भी एक एलिमेंट लें तो वो इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, ठीक हो गया। सो ये दो टाइप्स ऑफ फंक्शन की, इंजेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। अब जो थर्ड टाइप है वो होती है जी बाइजेक्टिव, कोई ऐसा फंक्शन जो एट अ टाइम इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, उसको आप कह देते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक हो गया। सो अभी जरा क्विकली एक दो ना एग्जांपल्स देख लेते हैं फंक्शन की। ओके, सो ये मैंने कुछ बुनियादी एग्जांपल्स लिखी हैं फंक्शन की। पहली एग्जांपल है जी y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है जी y इज इक्वल टू e की पावर x, और थर्ड एग्जांपल है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। यानी कि हर डोमेन के कोई भी दो अगर आप एलिमेंट लेते हैं उसको अगेन रीराइट कर लेते हैं जी, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ y, सॉरी बिलोंग्स टू, आप x लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर x1 जो है आपस में इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। यही डेफिनेशन आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यही डेफिनेशन आप इस केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी डोमेन से दो एलिमेंट लें, लेट्स से जी हम x1 x2 ही लेते हैं, ठीक है। अगर आप x1 और x2 दो एलिमेंट्स लेते हैं और फर्ज करते हैं जी ये सेम है, ठीक है, देन आपके पास f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 sin x1 आ जाएगा, और f ऑफ x2 क्या आ जाएगा, sin x2 आ जाएगा ना। तो बेसिकली f ऑफ x1 इस केस में आ जाएगा जी sin ऑफ x1 इज इक्वल टू sin ऑफ x2, ठीक है। और आपको पता है अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो ये सेम एंगल पर जब हम इनको मेजर करेंगे तो ये वैल्यूज भी सेम ही आएंगी, ठीक हो गया। सो बेसिकली ये एक तरीका बताया आपको चेक करने का अलजबराइकली। कोई भी आपको फंक्शन गिवन है, आप उसको देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन का सॉरी ये फंक्शन है या सिंपली एक रिलेशन है, तो आप बाय डेफिनेशन उसको इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो बाकी आपको गिवन है आप उनको भी वन बाय वन देख सकते हैं।
इसी तरह आप इन्हीं फंक्शन को ये भी देख सकते हैं कि आया ये इंजेक्टिव फंक्शन है या सर्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन से रिलेटेड ही कुछ मज़ीद बातें भी सीखेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद हम जो है अपना नंबर थ्योरी का कोर्स तो नहीं है, उसके 2-3 लेक्चर उसके स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अपना प्रॉपर वे से कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।